Hello everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to Hari's Biology. In this session, we will discuss what is the exactly functions of RNA, what are exactly chemical compositions inside here RNA. There are numbers of things we will discuss in this particular session. We have seen already we have seen already what are the structures of DNA, what are functions of DNA, what are the types of DNA, what are the types of DNA replications. There are numbers of things we have seen already discussed in this previous session. Let's start it. In this session we will discuss what is exactly RNA. We are going with RNA. Let's start it. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं हैरिस बायोलॉजी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज का हमारा जो सेशन है ये हम आरएनए के ऊपर बात करेंगे। तो आरएनए के ऊपर हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे स्टार्टिंग से। तो देखो भैया, हमारा टॉपिक चल रहा है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसमें हमने बहुत सारी बातें करी थी। उसके बाद हमने डीएनए के ऊपर, डीएनए कंप्लीट हो गया हमारा। डीएनए के ऊपर हमने क्या क्या बातें करी, डीएनए के बारे में बात करी, डीएनए इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी के साथ गए, डीएनए के ऊपर बात करी, टाइप्स ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ डीएनए। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा कि टाइप फॉर्म्स ऑफ डीएनए, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म। ठीक है। देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, विच टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज मोस्टली ऑकर्ड। ऐसे बहुत सारी बातें हमने देखी है। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने देखी। और उसके बाद जब हमने डीएनए को स्टार्ट किया तो डीएनए के ऊपर बेसिक ए से लास्ट तक डीएनए के ऊपर बात करी। तो ठीक है, फिर आज से हम किसके ऊपर बात करेंगे? तो आज से हम अपने आरएनए के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है, फिर आरएनए के ऊपर बात करेंगे। तो आपको सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से टॉपिक चल रहा है 12th एनसीईआरटी का। ठीक है, 12th एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है ये। ठीक है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सभी को पता है। हमने एक्चुअली क्या हुआ था, ये जो यूट्यूब का माइक था ना, इसका एक टेक्निकल इशू था। तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, इसलिए लॉन्ग टाइम से इस प्लेटफॉर्म पे किसी प्रकार की वीडियोस नहीं आए। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें हमें एक बेसिक फ्लो चार्ट मैंने जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया था, इसलिए कि देखो भैया, हमने देखा था कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड था और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड था। इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे हम, जैसे कि हमने तो डीप एंड डिटेल में देखा है हमने डीएनए को लेकर। लेकिन अब हम बात करेंगे आरएनए के ऊपर। आरएनए के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट के लिए कि बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, या सिंगल हेलिक्स का होता है। ठीक है, ये डबल हेलिक्स का होता है, ये सिंगल हेलिक्स का होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इसके ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, चलते आगे। तो देखो ये आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे दिखता है हेलिकल स्ट्रक्चर का, लेकिन होता नहीं, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, चलते आगे। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज, ये कनेक्ट करेगी आपको आज के सेशन से। तो देखो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक नंबर है ये। ठीक है, और आज का हमारा सेशन नंबर 13 है। इसके ऊपर कौन सा सेशन है? 13 नंबर का सेशन है। लगभग हम बात करें तो सेशन नंबर 1 से लेकर सेशन नंबर 12 तक हमने टोटल डीएनए से रिलेटेड बातें करी है। ठीक है, डीएनए से रिलेटेड बातें करी है हमने, डीप एंड डिटेल बातें करी है। और मैंने कोई भी पोर्शन स्किप नहीं किया। मेरे साइड से तो मैंने 100% देने का प्रयास किया है, हर एक लाइन को लेने का प्रयास किया है। ठीक है, हर किसी का मतलब बताने का प्रयास किया है। और ठीक है, ये आपने देखा है, ये सभी ने देखा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का जो हमारा सेशन है दे आर टोटली डिपेंड ऑन आरएनए या आरएनए के ऊपर है। ठीक है, तो आरएनए के ऊपर जैसे कि हमने भैया, हम इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले कोई ही हमारा जो टॉपिक होता है, कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम समझने के पहले उसको फोड़ने का प्रयास समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली। ये वर्ड हमें बताने का प्रयास क्या कर रहा है। तो देखो आर फॉर राइबोस, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिडिक। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका स्टैंड फॉर होता है। तो इसके बारे में डीप एंड डिटेल बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट के साथ चल रहे हैं कि भैया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरएनए, व्हाट इज एग्जैक्टली आरएनए। आरएनए के बारे में यदि आपको बेसिक से पता है, ये से जेड तक ए से पता है स्टार्टिंग में, तो आपको आगे समझने के लिए आप इंटरेस्टेड होते हो, आपको आसानी होती है, आप इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, ऐसा मैं मेरा पर्सनल इशू मान के चलता हूँ। तो ठीक है, चलेंगे इसको। और मेरा नाम तो पता ही आपको, हरी राठौर। ठीक है,
चलते आगे। तो आज का हमारा सेशन है आरएनए के ऊपर, ठीक है। और आरएनए का हम इंट्रोडक्शन पार्ट डील करेंगे, और जब हम एक इसके बाद हम एक सेशन कंप्लीटली लेके आएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने बात करी कि डीएनए आर हैविंग इन अ डबल स्टैंडर्ड बट आरएनए आर हैविंग इन अ सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्या एक बेसिक डिफरेंस है। देन उसके बाद हमने बात करा कि थायमिन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए बट यूरासिल आर प्रेजेंट इन आरएनए, एक बेसिक डिफरेंस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जब हमारा टोटली डीपली आरएनए हो जाएगा तो फिर एक कंप्लीटली फ्रेश सेशन लेके आएंगे हम डीएनए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, उसके ऊपर बहुत डीप एंड डिटेल बातें करेंगे हम, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा है आपको कि हम ज़्यादा आपसे बातचीत करते हैं, ज़्यादा अपना एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होता है, इसलिए अपने वीडियो काफ़ी लंबे बनते हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे बनते हैं। कई बार होता है कि मुझे बनाना होता है 10 या 15 मिनट का वीडियो, लेकिन बन जाता है 50 या 55 मिनट का वीडियो, तो ड्यूरेशन इतना हो जाता है। तो आपसे बातें करते समय मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा लगता है आपसे बातें करना, ठीक है। ठीक है, फिर चलते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखो डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा है आपसे कि इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे, लेकिन उसको टाइम में, थोड़ा इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे लेकिन इसको टाइम में, ठीक है। तो आज के सेशन के बारे में हम बात करने वाले आरएनए, ये हमारा कम्प्लीटली हो चुका है, ये कम्प्लीटली हो चुका है। आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंसली मिल जाएंगे, ठीक है, सीक्वेंसली मिल जाएंगे। तो देखो फिर एक बेसिक डिफरेंस है, थायमिन के जगह यहाँ पे क्या होता है, यूरासिल होता है। थायमिन इज रिप्लेस बाय यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में क्या होता है, ये देखो थायमिन डीएनए में होता है और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। किसके जगह पे होता है, थायमिन के जगह पे होता है। तो देखो ये जो हमारा पोर्शन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसके ऊपर हमें ये एक केमिकल कंपोजिशन के लेवल पर एक डिफरेंशिएट है, लेकिन हम एक ओवरऑल डिफरेंशिएट देखेंगे, इसका एक ओवरऑल डिफरेंशिएट देखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखो भैया स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आरएनए इंट्रोडक्शन। तो भैया सबसे हमने पहले आपसे कहा कि आरएनए स्टैंड फॉर आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिडिक। राइबो कह सकते हैं, राइबोस कह सकते हैं। तो देखो भैया एक सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि शुगर और टू टाइप्स, व्हाट आर दे। शुगर जो थी वो दो टाइप थे, एक थे डीऑक्सीराइबोस, एक थे राइबोस। डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है डीएनए में, डी फॉर डीएनए, और ये राइबोस था, ठीक है। आर फॉर आरएनए, ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डी फॉर डीएनए, आर फॉर आरएनए, ऐसे भी कह सकते हैं आप इन शॉर्ट के लिए। और इनके फार्मूले भी हम देखेंगे डिपेंडेंट, ठीक है। तो देखो सबसे ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारे सामने, यहाँ पे आप यही समझने का प्रयास करें कि आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड को या राइबोस न्यूक्लिक एसिड को, एक्चुअली राइबोस ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ शुगर, ये एक टाइप ऑफ शुगर होता है जिसका फार्मूला ये देखो, राइबो शुगर का फार्मूला क्या होता है, C5H10 वो 5 एक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डीऑक्सी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं, तो इसके पास 5 होते हैं। डी का मतलब हमने जब डीएनए में देखा था, डी का मतलब हमने कहा था कि डी का मतलब होता है एब्सेंस, आगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एब्सेंट होता है एज़ कम्पेयर टू राइबोस शुगर। तो ये होता है, इसके पास 5 है तो इसके पास 4 है। एक क्या होता है, डी मतलब एक एब्सेंस, एक ऑक्सीजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू राइबोस शुगर। तो भैया समझने का प्रयास करें, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो हमने कहा कि आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये क्लियर है सबसे, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा कि शुगर आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे, वन इज अ राइबोस शुगर एंड अनदर वन इज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर। दोस्त राइबोस शुगर आर प्रेजेंट इनसाइड हेयर आरएनए, राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट होती है, आर फॉर राइबोस, आर फॉर आरएनए, ऐसे भी आप शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इसका फार्मूला क्या हुआ भैया, C5H10O5 मतलब इसके पास ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन 5 होंगे। देन उसके बाद हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डी का मतलब होता है ये जो स्टार्टिंग इस हमने जब डीएनए के बारे में बातें करी तो हमने डीऑक्सीराइबोस शुगर का मेंशन वहाँ पे ज़रूर किया था, और जब हमने इसका मतलब भी फोड़ कर समझने का प्रयास किया था, तो डी का मतलब होता है एब्सेंस, और आगे ये एक ऑक्सीजन एब्सेंट होता है एज़ कम्पेयर टू राइबोस। तो इसके पास देखो यहाँ पे 5 है तो इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे, एक कम है। तो दिस इज टाइप ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर इस तरीके का शुगर किस में प्रेजेंट होता है, तो डीएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये स्लाइड सबको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे। देन उसके बाद हमने कहा कि आरएनए इज केमिकली कंपोज बाय फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन। इसके पास 5 कार्बन होते हैं, इसलिए देखो C5
और देखो सबसे एक बात हमने एक सिंपल बातें कही थी, तो राइबो शुगर के पास वो 5 है, तो डीऑक्सी राइबो शुगर के पास वो 4 है। बाकी एज इट इज ये दोनों सेम है, C5H10 एज इट इज, ये तो कॉमन है, ठीक है। देन उसके बाद देखो RNA इज केमिकली कंपोज बाय DNA, आर केमिकली कंपोज बाय DNA के बारे में भी हमने कहा कि फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, तीनों से भी DNA बनता था, ठीक है। लेकिन RNA भी किससे बन रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन ये शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, तो राइबोज शुगर है। यही एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, और जो शुगर मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला क्या है, C5H10, वो 5 है, ठीक है। और बाकी तो एज इट इज है नाइट्रोजन बेसिस। हमको पता है प्यूरिन में क्या होता है, एडेनाइन और गुआनिन होते हैं। एडेनाइन और गुआनिन दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड पायरामिड्स में क्या होते हैं, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो अब देखो यूरेसिल, यहाँ पे डीएनए के केस में यहाँ पे थाइमिन था, लेकिन यहाँ इस आरएनए के केस में क्या यूरेसिल है। तो इसीलिए हमने कहा कि थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। आरएनए के केस में क्या होता है, थाइमिन रिप्लेस करता है यूरेसिल को, ठीक है। यूरेसिल रिप्लेस करता है थाइमिन को, मतलब थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है इन केस ऑफ, किसके केस में, तो आरएनए के केस में, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वही बताने का प्रयास किया है। बट एट दैट टाइम ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए की बेस पेयरिंग में क्या होता है, हमें पता है कि प्यूरिन्स ऑलवेज पेयर विथ पैरामिड्स। जब प्यूरिन्स आपके पास एडेनाइन है तो इसके साथ कौन आएगा, एडेनाइन के साथ कौन आएगा, एडेनाइन के साथ कौन आएगा, वहाँ पे थाइमिन था, एडेनाइन के साथ थाइमिन था, ठीक है। तो अब थाइमिन की जगह इसके पास क्या है, यूरेसिल है, तो ये यूरेसिल आएगा यहाँ पे। अक्षय कुमार के साथ कौन, उर्मिला आएगी, ठीक है। और जब हम बेस पेयरिंग में बात करें, ठीक है, और साइटोसिन के साथ क्या है कि सीताराम के साथ क्या है कि गंगाबाई आएगी। C फॉर सीताराम, G फॉर गंगाबाई, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रिक आपको समझाने के, आपको समझ आने के लिए ये बातें करी थी इसके ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से बेस पेयरिंग के टाइम में क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मली एक सीक्वेंस है कि प्यूरिन्स में क्या होता है, एडेनाइन और गुआनिन होते हैं, पैरामिड्स में साइटोसिन और यूरेसिल होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए की जब बेस पेयरिंग होती है, मतलब जब डीएनए नया सिंथेसाइज होता है, जब बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं हम उसको। ओवरऑल 1 से 12 टोटल सेशन हमने इसी के ऊपर दिया, यही बात समझाने के लिए। बहुत सारी बातें हमने वहाँ पे क्लियर करी है आपसे, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आई थिंक, मेरे ख्याल से तो लगता नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा आपको, एट द टाइम ऑफ बेस पेयरिंग आरएनए हमेशा किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, यूरेसिल के साथ करेगा, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है, तो आरएनए में यूरेसिल होता है, उस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। इसलिए हमने कहा कि थाइमिन इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए के केस में ऐसा होता है। और पैरामिड्स की जब बात करें तो सीताराम के साथ गंगाबाई विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनाइन आर डायरेक्टली अटैच विथ uracil with the help of double hydrogen bond, and cytosine they are directly attached with guanine by द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इनके भीतर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हमने बॉन्ड रिलेशन के बारे में भी बातें करी थी। हमने कहा था कि दोज बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर आर कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड दोज बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस क्या है, प्यूरिन एंड पैरामिड, ये 2 नाइट्रोजन बेसेस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेसेस के भीतर के जो बॉन्ड होते हैं ये कौन से होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें इसके प्रीवियस की है। आई थिंक जिस किसी बच्चे ने सारे सेशन देखे उसके लिए तो इस चिल्लर सा मामला है, ठीक है। उसके लिए तो ये उसको फास्टली कॉन्सेप्ट गेन कर पा रहा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने इसके ऊपर 12 सेशन दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर चलते आगे साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। बिल्कुल सही है, साइटोसिन कॉमन होता है, ठीक है। साइटोसिन कॉमन होता है, एडेनाइन कॉमन होता है, ठीक है। एडेनाइन कॉमन होता है, गुआनिन कॉमन होता है, साइटोसिन कॉमन होता है। लेकिन थाइमिन और यूरेसिल इन दोनों में गड़बड़ है। थाइमिन किस में प्रेजेंट होगा, थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होगा, और यूरेसिल में आरएनए प्रेजेंट होगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट दैट प्लेस ऑफ थाइमिन। थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, किसमें, तो आरएनए में प्रेजेंट होगा। डीएनए और आरएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बिल्कुल सही है, हमने कहा कि डीएनए आर केमिकली कंपोज बाय नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यदि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है तो आरएनए भी किससे बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से ही बनेगा। क्योंकि हमने बात किया है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन बेसिस, इन तीनों से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड मतलब ऐसे बहुत सारे टाइड होते हैं, तो बहुत सारे, पॉली मतलब मेनी, एक चेन होती है बहुत सारी, तो ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही है। फटाक से लेने का एक ही प्रयास है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये आपको किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाते। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
आपकी जानकारी के लिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बहुत ही बेसिक, ये सारी सेशन हमारे ऑलरेडी इस 12 जो सेशन हुए उससे ये मैच करते हैं, ठीक है। और ये जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था तो एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं स्किप नहीं करना चाहता था, क्योंकि यार पता होना चाहिए आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे 2 या 3 से सेशन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि यार बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं है आप परफेक्ट बनिए, ठीक है, यही मेरा मानना होता है, ठीक है। तो देखो डीएनए और आरएनए से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बिल्कुल सही है। हमने कहा कि फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बेस दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा, लेकिन ऐसे इसके भीतर बहुत बड़ी चेन होती है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देन उसके बाद हमने कहा कि आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल इन द, तो आरएनए देखो आरएनए के बहुत सारे काम होते हैं। आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी करके भी इन्वॉल्व होता है, आरएनए का ठीक है एंजाइम करके भी एक्ट होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस आरएनए का बहुत ही बढ़िया रोल होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रोल होता है भैया, बहुत ही बढ़िया रोल होता है इसका। देन उसके बाद कुछ आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिर किस तरीके से डिफाइन कर सकेंगे हम, किस तरीके से डिफाइन करेंगे जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल बिलोंग्स कर रहे आरएनए, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, those RNA are responsible for a transmission of character from one generation to another generation is called as transmission RNA, या फिर उसको आप इनहेरिटेंस आरएनए भी कह सकते हैं। ऐसे आरएनए जो रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर ट्रांसफ़र करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस आरएनए, ठीक है। तो देखो फिर इनहेरिटेंस आरएनए, ठीक है। फिर हमने कहा कि आरएनए, तो आरएनए ऐसे कौन से आरएनए होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट होते हैं, तो देखो टोबैको मोज़ाइक वायरस है, टोबैको मोज़ाइक वायरस है, टीएवी प्लांट में हम देखते हैं इसको। ये क्या होता है, ये बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म में बहुत रेयरली केस में आरएनए एक्ट होते हैं जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उनमें से कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि उनमें से टोबैको मोज़ाइक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, और बहुत सारे नाम देखेंगे हम आगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये स्लाइड सबको क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखो आप आपके सामने डीएनए और आरएनए का एक बेसिक डिफरेंस है। तो देखो ये डबल हेलिक्स का है, ये सिंगल हेलिक्स का है। तो यहाँ पे देखो आप एडेनाइन, ये कि यूरासिल है, यूरासिल किसकी जगह है, थायमिन की जगह यूरासिल है, ठीक है, थायमिन की जगह नहीं। और ये इन तीनों के स्ट्रक्चर एज इट इज, ये चारों तो कॉमन है, ठीक है, चारों कॉमन है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है आरएनए के केस में, यहाँ पे थायमिन की जगह थायमिन को कौन रिप्लेस कर रहा है, तो आरएनए रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। बाकी एज इट इज है, बाकी आपको कुछ ध्यान देने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन जब हम इसके बारे में केमिकल कंपोजिशन का स्ट्रक्चर देखें, तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ये जो बैकबोन होता है, ये इसमें फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट होते हैं, और ये नाइट्रोजन बेसिस है, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस है, और इन दो नाइट्रोजन बेसिस के भीतर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हमने देखा है ना, बॉन्ड रिलेशन में देखा हमने, those bonds are present in between phosphate and sugar, those bonds are present in phosphate and sugar is called as phosphodiester bond, इसको हमने phosphodiester bond कहा था, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि those bonds are present in between sugar molecule and nitrogen bases, just a minute, those bonds are present in between sugar and nitrogen bases are called as glycosidic bond, इसको हमने glycosidic bond कहा था, ठीक है। और ये जो those bonds are present between two nitrogen bases, ये इस तरीके से दो नाइट्रोजन बेसिस के भीतर जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने येज बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कहा था। तो देखो दे आर नंबर्स ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस प्रीवियस सेशन, ये बहुत सारी बातें हमने इसके प्रीवियस सेशन में बहुत सारी डीप एंड डिटेल बातें करी हमने इसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए मैं फास्ट लेने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। If one examine each requirement one by one because of a base pairing and complementary, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct duplication। देखो DNA and RNA दोनों में ये एबिलिटी होती है कि अपने आप को ये डुप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब रेप्लिकेशन। हमने कहा था DNA रेप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज DNA डुप्लीकेशन, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट करना, अपने आप की जेरोक्स कॉपी तैयार करना, ठीक है। और DNA रेप्लिकेशन के हमने यही कहा कि दोनों के बेस पेयरिंग जो होती है न्यूक्लिक एसिड के भीतर, इनके पास एबिलिटी होती है DNA और RNA के पास के, या अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ DNA रेप्लिकेशन कर सकते हैं, DNA डुप्लीकेशन कर सकते हैं, या अपने आप की जेरोक्स कॉपी को तैयार कर सकते हैं। बात एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा कि फर्दर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है, सेकंड नंबर के कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। नाउ लुक एट हियर, ठीक है।
इसके जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है, इसके पास क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, एक हाइड्रोक्सी क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, एक OH ग्रुप होता है। ये देखेंगे हम जब इसका एक स्ट्रक्चरली फार्मूला हमारे सामने आएगा तब हम इसके बारे में डीपली देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक OH प्रेजेंट होता है, और ये एक OH ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एक OH ज़्यादा होता है, इसलिए ये राइबो शुगर को बिलोंग करता है, क्योंकि इसीलिए इसके पास वो 5 आ जाते हैं और के पास डीऑक्सी के पास वो 4 आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेकंड नंबर के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन होता है, सॉरी, और इनके पास एक OH होता है, मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है एज कम्पेयर टू डीऑक्सीराइबोस, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। RNA सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, एंड मेक्स RNA इजी डिग्रेडेबल, और इसीलिए इजी डिग्रेडेबल हो जाता है, ठीक है, इजीली रिएक्टिव होता है, इजीली डिग्रेडेबल होता है, ठीक है। चलते आगे। RNA इट also known to be the catalytic and hence reactive। तो देखो RNA क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी का भी रोल प्ले करता है, क्यों कि ये रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव इसलिए होता है कि सेकंड नंबर पे इसका OH ग्रुप एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए इसका फार्मूला क्या है, C5H10 वो 5 मतलब एक ऑक्सीजन ज़्यादा एज कम्पेयर टू वो 4 मतलब डीऑक्सीराइबोस, तो इसीलिए ये क्या ज़्यादा है, कैटालिटिक एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबल करता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इट मीन्स दैट DNA इज केमिकली लेस रिएक्टिव, DNA क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू RNA, ठीक है। DNA इज लेस रिएक्टिव, केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, केमिकली लेस स्टेबल है लेकिन स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू RNA। तो देखो DNA के बारे में कहा हमने, DNA इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू RNA, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू RNA। तो देखो केमिकली लेस रिएक्टिव कौन है, DNA, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल कौन है, तो RNA, ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ज़रूरी है, ठीक है। चलते आगे, ये स्टेटमेंट ज़रूरी है, चलते आगे। तो देखो देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इस वजह से इन दोनों जेनेटिक मटेरियल में से, इसलिए ऐसे बहुत सारी बातें देखो। अब DNA क्या है, लेस रिएक्टिव है, DNA क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू RNA, तो ये DNA का क्या है, प्लस पॉइंट है, DNA का प्लस पॉइंट है, इसीलिए क्या है, देयरफॉर अमंग द 2 न्यूक्लिक एसिड DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल, इसलिए इन दो DNA और RNA इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल के लिए DNA ये मस्ट बेटर है, DNA का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल के लिए DNA को सेलेक्ट किया गया, ठीक है, या इसका दबदबा ज़्यादा है, ठीक है, इसका क्या बोलते हैं उसकी, इसकी दहशत ज़्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। चलते हैं आगे। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल इज आल्सो एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ DNA। तो देखो अब एक बात होती है, अब DNA के पास एडिशनल स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि DNA के पास अपना थाइमिन प्रेजेंट होता है और RNA के पास थाइमिन नहीं होता, इसीलिए इसके पास स्टेबिलिटी नहीं आती, एडिशनल स्टेबिलिटी नहीं आती। DNA के पास एडिशनल स्टेबिलिटी होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि इसके पास क्या होता है, थाइमिन होता है, किसके पास, DNA के पास, इस वजह से इसके पास एडिशनल स्टेबिलिटी आती है। किसके पास आती है, तो DNA के पास आती है, ठीक है। लेकिन RNA के केस में तो थाइमिन नहीं होता, तो फिर उसके पास एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वी गॉट इट, समझने का प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है। चलते हैं आगे। बोथ द DNA एंड RNA आर एबल टू द म्यूटेट, और दोनों के पास ये एबिलिटी होती है, दोनों अपने आप को म्यूटेशन करवा सकते हैं। म्यूटेशन, हमने म्यूटेजिन के बारे में क्या कहा था, 2 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द म्यूटेशन आर कॉल्ड एज म्यूटेजिन। ऐसे जीन जो डिफेक्टिव जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या फिर म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हमने म्यूटेजिन कहा था, ठीक है। और बोथ DNA और RNA दोनों के पास एबिलिटी होती है, दोनों भी म्यूटेशन हो सकते हैं, दोनों भी म्यूटेट हो सकते हैं, दोनों में भी जेनेटिक मेकअप में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इनफैक्ट RNA बिंग अनस्टेबल, RNA अनस्टेबल है, तो फिर DNA क्या होगा, स्टेबल होगा। म्यूटेशन एज फास्टर रेट, RNA में फास्ट, देखो RNA में क्या होगा, ये लेस स्टेबल है, पहली बात तो, ठीक है, अनस्टेबल, लेस स्टेबल को या फिर अनस्टेबल को बात देखिए, क्योंकि इसके पास यूरेसिल है, थाइमिन नहीं है, थाइमिन होता तो एडिशनल स्टेबिलिटी आ जाती, ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, यूरेसिल है, तो इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। फिर हमने बात कहा कि म्यूटेशन एट ए फास्टर रेट, म्यूटेशन का बहुत ज़्यादा फास्ट रेट है, तो आप सोचिए यदि म्यूटेशन की वजह से डिफेक्टिव जीन बहुत ज़्यादा होता तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता,
ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रकृति ने यदि यूनिवर्स में यदि ऐसा होता कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही एक्ट होता, तो डिफेक्टिव जीन जो म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हमें डिफेक्टिव जीन का ही सामना करना पड़ता और वो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाता, वो ऑर्गेनिज्म मर भी सकता था, ठीक है, उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो इसीलिए इसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको हमने रिजेक्ट कर दिया एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए। ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है इसको रिजेक्शंस के लिए, ठीक है। देखते हैं फिर आगे, या फिर सिलेक्शन के लिए, ठीक है। देखते हैं आगे। Consequently, virus having RNA genome having a short lifespan, और वायरस का जो RNA होता है, RNA का ना, वायरस के भीतर जेनेटिक मटेरियल कौन कर रहा है, तो RNA कर रहा है। तो RNA जेनेटिक मटेरियल करके ट्रांसफर हो रहा है किसमें, वायरस में। टोबैकोमोजाइक वायरस की स्पेशली हमने बात करी, तो इसका जो जीनोम होता है, व्हाट इज अ जीनोम? जीनोम इज अ एंटायर डीएनए प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम के भीतर जो पूरा का पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है, उस सेट को हम जीनोम कहते हैं। द टर्म जीनोम वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय H.V. विंकलर इन 1979, I think. I have no idea about what is exactly. But what is a genome? The entire DNA present in a single chromosome is called a genome. जीनोम हमने कहा कि एक सिंगल क्रोमोसोम के भीतर पूरा का पूरा डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो देखो, फिर हमने कहा कि एक वायरस है टोबैकोमोजाइक वायरस, जिसके भीतर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कौन हो रहा है, आरएनए। तो इसका जो जीनोम होता है, जिसका एक लाइफ स्पैन कैसा होगा, शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, और जिसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होगा। अब म्यूटेशन बहुत फास्ट होगा तो क्या वायरस ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे भी तो कुछ देर बाद का उसका नाम सत्य भी होना ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट थे इसके पास, ठीक है, ऐसे बहुत डिफेक्टिव पॉइंट थे इसके पास, ठीक है। पहला तो हमने देखा कि ये क्या है, लेस अनस्टेबल है, इसके पास म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट है। और उसके बाद हमने देखा कि ये टोबैकोमोजाइक वायरस जो होता है, ठीक है, जिसमें डीएनए आरएनए एक्टिव जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, तो इसका जो जीनोम है, जीनोम का लाइफ स्पैन बहुत ही सिंपल है, लाइफ स्पैन सिंपल है, शॉर्ट है, लेकिन इसमें म्यूटेशन का रेट बहुत ज़्यादा है, तो वैसे ही वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले स्टेटमेंट के ऊपर। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। बिल्कुल सही है। हमने कहा कि यदि आपका जो डीएनए कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, आपका डीएनए जो ट्रांसमिनेशन कैरेक्टर कर रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, तो उसको आरएनए कर रहा है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है, तो आरएनए इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में। तो विदाउट आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं कर सकता। डीएनए कैरेक्टर तो ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की दवा किसके हाथ में है, आरएनए के हाथ में। तो दोनों का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैरेक्टर को ट्रांसमिनेशन करने का काम डीएनए का है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम आरएनए का होता है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलते आगे। एंड इजीली, तो इसीलिए RNA can directly code for the synthesis of protein, hence can easily express the character। इसलिए इजीली कैरेक्टर अपने एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि अब मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है, तो मेरी भी हाइट थोड़ी फर्क ज़्यादा है, तो ये क्या होता है, उनका जो कैरेक्टर मुझ में आया एज इट इज़ आया, लेकिन उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन होने की ज़रूरत है ना। तो वो जो कैरेक्टर वो डोमिनेट दिखाएगा, हाइट मेरी फ्यूचर में मेरी हाइट दिखाएंगी एज़ कम्पेयर टू मेरे फादर से जो मेरी हाइट नियर बाई दिखेगी। तो ये कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने का काम किसका होता है, ये प्रोटीन का काम होता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में फॉर्मेशन होने का काम किसकी तरफ है, डिपार्टमेंट, प्रोटीन सिंथेसिस का डिपार्टमेंट किसकी तरफ है, तो ये आरएनए की तरफ का डिपार्टमेंट है। आरएनए के अंडर में काम, आरएनए के डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते आगे। डीएनए इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आरएनए, यही हम बात करेंगे। डीएनए जो होता है भैया कि विदाउट डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं है, और विदाउट आरएनए डीएनए कुछ भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। आरएनए इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन DNA is directly dependent on RNA for the synthesis of protein। DNA is directly dependent on RNA for the synthesis of protein। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए DNA डायरेक्टली डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है, RNA के ऊपर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ यूल अराउंड द RNA। प्रोटीन तैयार करने की जो मशीन है ये किसके पास है, तो ये आरएनए के पास है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीन किसके पास है,
आरएनए के पास है, ठीक है। इसके बारे में टोटल बात करेंगे हम, टोटल डीप एंड डिटेल बात करेंगे। व्हाट आर टाइप्स ऑफ आरएनए, दे आर जनरली टू टाइप्स ऑफ आरएनए। व्हाट आर द जेनेटिक्स आरएनए, नॉन जेनेटिक्स आरएनए। दोज आरएनए आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर कॉल्ड एज ट्रांसमिशन कैरेक्टर, जेनेटिक आरएनए, ठीक है। जेनेटिक आरएनए वैसे तो बहुत रेयरली होते हैं, जैसे कि हमने टोबैको मोज़ेक वायरस के केस में बात करा, लेकिन उसके बाद एक टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में हमने बात करा। नॉन जेनेटिक आरएनए, उसके नॉन जेनेटिक्स आरएनए नॉन जेनेटिक्स आरएनए आर हैविंग इन विच दोज आरएनए आर डज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऐसे आरएनए जो रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर नहीं ट्रांसफ़र कर रहे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए, इसको हमने क्या कहा था, नॉन जेनेटिक आरएनए कहा था। नॉन जेनेटिक आरएनए दे आर 3 टाइप्स। व्हाट आर दे? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए। वी विल डिस्कस इन दिस अपकमिंग सेशंस। अपकमिंग सेशन में हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन देखो बात करेंगे हमने यही यहाँ पे समझने का प्रयास किया है कि द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड द आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी किसके नियर बाय होती है? तो आरएनए के पास होती है। बोथ द डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के पास एबिलिटी होती है जेनेटिक मटेरियल करके। डीएनए तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन आरएनए टोबैको मोज़ेक वायरस इस ऐसे ही लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल का काम प्ले करता है, ठीक है। बट आरएनए इज मोर स्टेबल। आरएनए मोर स्टेबल क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसके पास थायमिन होता है, इसलिए मोर स्टेबल है। बात क्या है, हमने एडिशनल स्टेबिलिटी की बातें करी है, लेकिन आरएनए के पास यूरेसिल होता है, इसलिए लेस स्टेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। बट आरएनए इज मोर स्टेबल, इज प्रीफर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसलिए जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज के लिए किसको रेफर किया गया? डीएनए को रेफर किया गया। आरएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ RNA is a better genetic material for the transmission of genetic information। RNA क्या है? ये बेटर है किसके लिए? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे RNA की वजह DNA टाइप करना था एक्चुअली यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी शायद, यहाँ पे DNA होगा शायद, ठीक है। तो फिर देखो बहुत सारी डीपली फिर से इसको रिकॉल करूँ मैं, तो देखो RNA के पास क्या होती है? प्रोटीन तैयार करने की मशीनरी होती है। देन उसके बाद हमने कहा कि डीएनए एंड आरएनए दोनों के पास एबिलिटी होती है जेनेटिक मटेरियल करके एक्ट हो सकते हैं, लेकिन डीएनए मोस्ट स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के पास थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड पॉइंट पे हमने बात करा कि डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिशन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए डीएनए परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये तो हम अपकमिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ये डबल हेलिक्स का ये जो डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स है, ये नाइट्रोजन बेसिस, इसके भीतर के नाइट्रोजन बेसिस है ये, ठीक है। और ये जो बैकबोन होता है, बैकबोन फॉस्फेट और शुगर से बनता है, इसके भीतर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है P+S ऐसा कुछ, और इसके भीतर कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। दोज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो इसके डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसके ऊपर डीप एंड डिटेल बात करेंगे हम अपकमिंग सेशन के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या कह सकते जाते जाते क्या कह सकते हैं? तो देखो फिर थोड़ा ये अपने चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। वेलकम टू हैरिस बायोलॉजी। इन दिस सेशन इस सेशन के ऊपर आपको क्या 11 और 12th बायोलॉजी के कुछ टॉपिक मिल जाएंगे अपकमिंग सेशन के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन टॉपिक कम्प्लीटली हो चुका है वहाँ पर, लेकिन अब ये जो अपकमिंग हमारा ऑनगोइंग चल रहा है, ये है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी हो जाएगा, धीरे धीरे चल रहा है। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए ज़्यादा समय दे नहीं पाता हूँ, तो इसलिए हमारी गाड़ी आजकल स्लो चल रही है, ठीक है, स्लो चल रही है। तो ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं, मुलाकात होगी अगले सेशन में फिर से। और इस चैनल के आपको तो पता है, ईजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ हम हर एक कॉन्सेप्ट को डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेरे बारे में पता है आपको, हरी राठौर, और ये अपने कॉलेज का ये अपने क्लास, ये अपने चैनल का लोगो है, ठीक है। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपसे, आरएनए के ऊपर बहुत डीपली बातें करेंगे। तो आज का सेशन वैसे तो मैं स्किप भी करना चाहता था, लेकिन मैं स्किप नहीं करता, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता बच्चों के साथ, ठीक है। खुद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको पता होना चाहिए यार, बेसिक बातें। बहुत सारे लोग इसको स्किप करते थे, लेकिन नहीं, यह उनका मानना होता है क्योंकि डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी सारी बातें करी वाली होती है। ये इसमें आरएनए स्टैंड होता है, शुगर ऐसा होता है,
यूरेसिल की जगह थायमिन होता है वगैरह वगैरह। तो लेकिन आपको समझ आना चाहिए आपके साथ क्या होता है, थोड़ा और स्पेंड कर ले तो टाइम, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। हम इसके अपकमिंग सेशन के ऊपर बात करेंगे, सेशन नंबर 14 के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पर हम RNA एक या तो फिर NCERT के साथ जाएंगे या फिर RNA टाइप्स ऑफ RNA लेके आएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ RNA, जेनेटिक RNA, नॉन जेनेटिक RNA। उसके बारे में डीप एंड डिटेल बात करेंगे। तो फिर क्या कह सकते, अपना ख्याल रखिए, कोविड से बचते रहिए। इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। जहाँ पर ही जाइए हमेशा मास्क मुंह पर लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाते रहिए। कॉलेज जाइए, कॉलेज का लुत्फ उठाइए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे अगले सेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।